बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखों में पानी छल छलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। यानी अब बंसीधर, जो कि मोहन के पिता हैं, जब रमेश नामक युवक ने, जो कि लखनऊ में रहता था, उसने कहा कि इसको मेरे साथ ही भेज दीजिए, वहीं बड़ा शहर है, पढ़ लिख जाएगा, अच्छा आदमी बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। तो जब ये उसकी बातें सुनी बंसीधर ने, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो इतना ही कह पाए कि अपनी बिरादरी, अपनी जात का ही तो सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अब देखिए, छुट्टियां बीती और रमेश के साथ मोहन भी लखनऊ पहुंचता है और उसके घर में दो महिलाएं हैं, जिनमें एक को भाभी और एक को चाची कहता है। तो पढ़ाई के साथ साथ उनके काम में भी हाथ बटाने लगा और धीरे धीरे पूरे महल्ले की जितनी भी चाची और भाभियाँ थीं, उनके काम में भी वह हाथ बटाने का साधन बन गया। यानी आया तो था पढ़ाई करने, लेकिन अब यह एक नौकर बन के रह गया। मोहन, थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन, ये कपड़े धोबी को तो दे आ। मोहन, 1 किलो आलू तो ला दे। यानी कुछ न कुछ काम उसको कोई न कोई कहता रहता था और यहाँ तक कि इतना काम उससे कराया जाता था कि उसे पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब देखिए, रमेश नाम का युवक जो उसे गांव से लखनऊ लेके आया था, उसके पिताजी से यह कह के कि मेरा भाई है, जहाँ इतने परिवार में लोग हैं, एक और रह जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब वह रमेश को अपना भाई कहते हुए शर्माता था। आगे की लाइनों में देखिए, औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। यानी रमेश उसे अपना भाई नहीं मानता, बल्कि वह उसे नौकर से ज़्यादा नहीं समझता है। इस बात को मोहन भी अब समझ गया था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। अब देखिए, विद्यालय में एडमिशन तो करवा दिया किसी तरह, हीला हवाली करना यानी हाँ ना करना, टाल मटोल करना, लेकिन उसके बाद उसे एडमिशन करवाना पड़ा। तो एक साधारण से स्कूल में एडमिशन करा दिया उसका, लेकिन रात दिन काम का बोझ उस पर पड़ता था। इसलिए वह छात्र, जो गांव का मेधावी छात्र था, शहर के स्कूल में आके वह एक साधारण छात्र बन गया, क्योंकि उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। उसका जीवन एक बंधी बधाई लीक पर चलता रहा, यानी एक ही परंपरा पर। लीक का मतलब होता है परंपरा, यानी रोज़मर्रा में एक ही चीज़, रोज़ काम काम और काम। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अब साल भर पढ़ाई के बाद जब गर्मी की छुट्टियां आती थी, तो घर का काम जो है कैसे होगा, यह सोचकर रमेश चाहता नहीं था कि वह गांव जाए, यानी मोहन गांव जाए। और उसे गांव जाने का मौका तभी मिलता था जब रमेश के परिवार का कोई गांव जा रहा हो, नहीं तो यह बहाना कर दिया जाता था कि वह अगले कक्षा की तैयारी कर रहा है, पढ़ लिख रहा है, क्या झूठ मूठ में गांव आगे करेगा। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। यानी सवाल ये नहीं था कि वह अगले दर्जे की तैयारी कर रहा है, सवाल ये था कि अगर मोहन चला जाएगा तो असुविधा होने लगेगी कामकाज में।
मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। उधर वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। अब देखिए, मोहन ने भी परिस्थितियों से, हालात से समझौता कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि घर वाले इस हालात में नहीं हैं कि वह मुझे पढ़ा लिखा सकेंगे। इसलिए उसने वास्तविक स्थिति छुपा के रखी घर वालों से। और उधर उसके पिताजी उसके सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे थे, सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। 8वीं कक्षा की पढ़ाई जब समाप्त हो गई और मोहन गर्मियों की छुट्टियां बिता के वापस लखनऊ पहुंचा तो उसे यह आभास हुआ कि रमेश के घर वाले अब उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और जब देखो तब उसके घर में केवल यही बात होती थी कि क्या करोगे BA MA करके। बहुत BA MA किए हुए लोग रोड पे घूम रहे हैं, मारे बेकार फिर रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि कोई हाथ का काम सीख लो, यानी कोई कौशल वाला काम सीख लो, हाथ में कोई गुण ले लो, यानी गाड़ियाँ बनाना, लोहार का काम, सोनार का काम इत्यादि। अतः रमेश ने क्या किया कि उसके एक मित्र के सहयोग से एक तकनीकी स्कूल में, टेक्निकल स्कूल, उसमें उसका एडमिशन करा दिया। और एडमिशन होने के बावजूद भी मोहन की दिनचर्या में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जैसे वह हमेशा घर का काम करता था वैसे ही वह करता रहा और धीरे धीरे 2 वर्ष का समय बीत गया। मोहन की तकनीकी शिक्षा समाप्त हो गई और अब वह नौकरी के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। अब देखिए, इधर गांव में पिता का क्या हाल है। उनसे जब भी मोहन की पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई पूछता था तो वो बड़े उत्साहित होकर वो बताने लगते थे कि वह वहाँ खूब पढ़ रहा है और ज़रूर वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता पता चली, सच्चाई पता चली, तो उनके हृदय में बहुत गहरा दुख हुआ, उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन अपने सपना टूट जाने का जो विषय था, जो जानकारी थी, वह दूसरों को नहीं देना चाहते थे। उन्हें डर लगा रहता था कि जब लोग सुनेंगे कि क्या सपना देखकर आपने शहर भेजा और उसके साथ क्या हुआ, तो वो क्या सोचेंगे। इसी डर से वह लोगों को बताते नहीं थे मोहन का वास्तविक हाल। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। अचानक एक दिन धनराम लोहार ने भी मोहन का हालचाल पिता से पूछा तो पिताजी ने घास का तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए बताया कि वह सचिवालय में नियुक्त हो गया है और जल्द ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा और बड़ा पद पर उसको नौकरी मिल जाएगी। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। यानी धनराम ने जब यह बात सुनी तो उसे मास्टर साहब की वो बात याद आ गई जब मास्टर साहब कहा करते थे कि ज़रूर मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तो उसने सोचा ऐसा तो होना ही था, मास्टर साहब तो पहले से ही कहते थे। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। देखिए, हमारे भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है कि जब झूठ बोलना हो तो दांतों में तिनका दबा लेने से दोष नहीं लगता है।
तो इसका संतोष बंसीधर लेके आगे बढ़ गए थे। यानी वो तो जानते ही थे कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस बात का संतोष था कि इस झूठ बोलने का दोष उन्हें नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने दांत में तिनका दबा रखा है। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। यानी बातों ही बातों में जब मोहन ने हाल चाल पूछा और उन्होंने कहा कि वो तो बड़ी नौकरी करने वाला है अब, तो उसी बीच मोहन ने कहा होगा कि वो तो बचपन से ही बड़े होशियार थे। तो यही बात बंसीधर के कानों में बहुत देर तक गूंजती रही और उन्हें मन ही मन कचोटती रही। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। अब देखिए, यहाँ तक तो ऊपर वाली लाइन तक फ्लैशबैक चल रहा था और वर्तमान दृश्य आपके सामने उपस्थित हो जाता है। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। यानी बचपन की बातें बीत गईं और अब धनराम और मोहन बचपन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। यानी आपने जब शुरू में पढ़ा था कि मोहन हंसुआ लेकर धनराम लोहार के दुकान पे पहुंच जाता है, आखिर पे पहुंच जाता है, तो वह हंसुआ देता है। आपने भी पढ़ा था कि उसकी धार कुंद हो गई थी, तो हंसुआ देता है धार लगाने के लिए, तो धनराम उसमें धार लगाने लगता है। गर्म लोहे को हवा में ठंडे होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो, और जब उसने धार लगा ली तो उसे उस हंसुए का बेट लगा के वापस किया और इस बात की माफ़ी मांगने लगा कि अगर ज़्यादा देर हो गई तो इस अपराध के लिए या इस भूल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं रही हो। देखिए, इधर तो धनराम लोहार माफ़ी मांग रहा है कि ज़्यादा देर लग गई, लेकिन इधर मोहन को कोई जल्दीबाजी नहीं है। इधर धनराम कहता है कि तुम क्यों चले जाए, किसी के हाथ भिजवा देते, वैसे तुम्हारे पिताजी को तो फुर्सत नहीं रहती, तुम किसी और के हाथ भिजवा देते तो भी मैं ये धार लगा लेता, तुम काहे को आने की तकलीफ़ किए हो। यानी उस समय देखिए, जाति पाति की मान्यता बहुत थी। छोटे जातियों के पास ऊंची जाति के लोग बैठते उठते नहीं थे। ये लाइनें, ये बातें आपको आगे पता चलेंगी। तो वही बात कह रहा कि तुम क्यों चले आए, किसी से भिजवा दिया होता तो मैं धार लगा के तुम्हें वापस कर दिया होता। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। अब देखिए, वो पंक्तियाँ आ गई। यानी आम तौर पे ऐसा नहीं होता था कि कोई ब्राह्मण टोले का व्यक्ति लोहारों के टोले में आके उठे बैठे, और यदि बहुत आवश्यक कोई कार्य होता था तो भी वह कार्य खड़े खड़े कर लिया जाता था। यानी लोहारों के पास ब्राह्मण जाति के लोग बैठते नहीं थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। यानी लोहार लोग जो थे, लोहारों की जो जाति थी, वह पंडित जी को बैठने के लिए भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि ऐसा करना, ऐसा पूछना उनके सम्मान के विरुद्ध समझा जाता था। यानी पंडित जी लोगों का इससे सम्मान घट जाता था कि छोटी जाति का कोई व्यक्ति बैठने को पूछ ले। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। यानी मोहन भी गांव के रीति रिवाजों को खूब समझता था। वह जानता था कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये लोहार है, तो मेरी जाति के लोग लोहारों के यहाँ नहीं उठते बैठते हैं। फिर भी वह बैठा रहा। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। यानी मोहन का यूँ उसके पास बैठा रहना उसे भ्रमित कर रहा था। उसे लग रहा था कि यह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसने प्रकट तौर पे उससे पूछा नहीं कि तुम कहाँ यहाँ बैठे हो भैया। वो अपना काम करता रहा चुपचाप। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब धनराम अपना काम करने लगा, हंसुए की धार लगा के मोहन को दे दिया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। तो क्या कार्य कर रहा था वो? एक लोहे को गलाकर वह गोलाई में मोड़ने का प्रयास कर रहा था।
एक हाथ से सरसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यानी एक हाथ से सरसी से उस लोहे को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से हथौड़े से चोट मारता था, लेकिन निहाई की घाट में वो ठीक से फंसा नहीं था। आपको पहले बता चुके हैं, निहाई का मतलब लोहे का वह टुकड़ा होता है जिस पे धातुओं को रख के पीटा जाता है। तो उस निहाई में ठीक से फंसे न होने के कारण लोहा ठीक से मुड़ नहीं पा रहा था। और मोहन ने धनराम को ऐसा करते हुए कुछ देर तो देखा चुपचाप, लेकिन फिर उसने अपना संकोच त्याग कर दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तिली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। अब देखिए, कोई व्यक्ति किसी कला में पारंगत हो और उसके सामने वही काम कोई व्यक्ति दूसरा कर रहा हो और उससे ठीक से नहीं हो पा रहा हो तो व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वह उस कला में पारंगत है। तो यही मोहन के साथ भी हुआ, उसने भी यही काम सीखा हुआ था और धनराम वही कार्य कर रहा था। तो उसने धनराम से हो नहीं पा रहा था तो अपने हाथों में ले लिया और उस लोहे को गोले का ठीका कर दे दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। यानी मोहन का यह हस्तक्षेप, यानी उससे लोहा लेके खुद गोल करने लगना, इतना तेज़ी से उसने यह कार्य किया कि मोहन को यह कहने का मौका ही नहीं मिला कि तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। वह अवाक होकर चुपचाप देखने लगा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। यानी मोहन की कारीगरी देख के वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ धनराम, वह आश्चर्यचकित इस बात पे था कि पंडित जी के कुल का यह बालक, यह युवक हमारे काम को कैसे कर रहा है, वो भी हमारी भट्टी पे बैठ के। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। यानी अब धनराम को शंका हो गया कि जरूर इसने भी यही काम सीखा है शहर जाके। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। यानी कि इस बात से अनभिज्ञ कि मोहन संकोच और असमंजस की स्थिति में है, धर्म संकट की स्थिति में है, इस भाव से उदासीन मोहन क्या कर रहा है, संतुष्ट भाव से वह छल्ले को गोलाई देने में लगा रहा और फिर गोलाई देने के बाद उसकी जांच करने लगा। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी और जब काम संपन्न हो गया तो मोहन धनराम की ओर देखने लगा और शायद उसकी स्वीकृति पाना चाहता था कि उसने कैसा कार्य किया है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक कहते हैं ऑपरेशन करने वाले को, यानी तो यहाँ सर्जक का मतलब ऑपरेशन करने वाला नहीं होगा, यहाँ सर्जक का मतलब होगा काम को ठीक ढंग से करने वाला, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। मोहन के हृदय में धनराम से न किसी प्रकार की स्पर्धा थी और न कोई हार जीत का भाव ही उसके मन में था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यह पाठ संपन्न होता है। आशा है आपको व्याख्या समझ में आई होगी। धन्यवाद।